जनरल साइंस की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जनरल साइंस के सीरीज में आज हम 5वां वीडियो लेके आए हैं जो टॉप 25 सिलेक्टेड क्वेश्चंस का संग्रह है, जो आप सभी के लिए किसी भी तरह का एग्जाम्स हो, अगर वह साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स है तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। इस पूरे वीडियो में जितने भी पॉइंट, जितने भी आपको प्रश्न बताए जाएंगे वह बहुत ही टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो आप बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में जो सबसे हमारा पहला पॉइंट है, जीव विज्ञान के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो जीव विज्ञान के पिता कौन है, वह है हमारे अरस्तु। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान के जो पिता हैं वह हमारे अरस्तु हैं। और साथ ही साथ एक और इसमें पॉइंट है कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो इसके भी हमारे अरस्तु हो गए। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, यह एक ही प्रश्न में आपको दो प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता कौन है। तो इन दोनों का आंसर जो हमारा होगा वह है अरस्तु। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि चिकित्सा विज्ञान के फादर कौन है, चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है। तो इसका जवाब है हमारा हिप्पोक्रेटस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। ठीक है, यहाँ पे हमने दो प्रश्नों में हम लगभग 3 प्रश्नों के जवाब यहाँ पे जाने हैं, जिसमें से पहला हमारा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो वह है हमारे अरस्तु। और चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है, तो हिप्पोक्रेटस। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि कोशिका की खोज कब और किसने की। कोशिका जिसे हम सेल कहते हैं, इसकी खोज कब और किसने की। तो इसकी खोज जो होती है हमारी 1665 ईस्वी में। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई थी। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी, यह हमारा एक प्रश्न यहाँ पे बनता है। तो इसकी जो खोज होती है वह रॉबर्ट हुक के द्वारा होती है। ठीक है, कोशिका की खोज 1665 में किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा। इसे आप ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, 1665 ईस्वी में। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ठीक है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। इसे आप ध्यान रखिएगा कि नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन इसे आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है कि सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा का। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी कोशिका किस पक्षी की होती है, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह किस पक्षी की होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप बायो से स्टूडेंट, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको पता भी होगा कि सबसे बड़ी कोशिका किस पक्षी की होती है। तो उसका जवाब है हमारा शुतुरमुर्ग की। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर पक्षी की बात होगी तो सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे शुतुरमुर्ग की होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि पत्तियों का रंग पीला होने का कारण क्या होता है। जो पत्ती का रंग होता है वह पीला पड़ जाता है, वह किस वजह से होता है, तो यह है कैरोटीन का जब निर्माण होने लगता है तो पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। कैरोटीन का निर्माण। ठीक है, पौधों में या वृक्ष में जब भी कैरोटीन का निर्माण होना शुरू होता है तो पत्तियों का जो रंग होता है वह अपने आप ही पीला होने लगता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि फलों के छिलके एवं फूलों में पाया जाता है वर्णी लवक। इसे ठीक है, इसका जवाब है हो गया हमारा वर्णी लवक। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि वर्णी लवक को अंग्रेजी में हम क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं। तो फलों के छिलके एवं फूलों में पाया जाता है वर्णी लवक, जिसे अंग्रेजी में हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अब आत्महत्या की जो थैली है कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, एक शॉर्ट नेम, एक उदाहरण है यहाँ पे जिसको एक और नाम से जाना जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो यह हमारा लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम जो हमारा होता है, लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं बायोलॉजी के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि राइबोसोम बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा लाइसोसोम हो गया। अब हमारा अगला पॉइंट है कि राइबोसोम बने होते हैं तो आरएनए तथा प्रोटीन के। इसे आप ध्यान रखिएगा, राइबोसोम हमारे आरएनए तथा
प्रोटीन। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम बने होते हैं आरएनए तथा प्रोटीन के। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप बारी बारी से ध्यान रखिएगा कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। इन शॉर्ट वर्ड में हम इसको कह सकते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद राइबोसोम बने होते हैं किसके, आरएनए तथा प्रोटीन के। अब उसी से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है इसको हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं। इस रो में सबसे हमारा अंतिम जो प्रश्न है कि जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो डीएनए तथा प्रोटीन के। ठीक है, डीएनए तथा प्रोटीन। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो केंद्रक होता है उनमें जो गुणसूत्र बने होते हैं वह डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन के होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो एक ही तरह के क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि राइबोसोम बने होते हैं आरएनए, यहाँ पे आरएनए है, आरएनए तथा प्रोटीन के, और केंद्रक में गुणसूत्र जो बने होते हैं वो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। डीएनए एक प्रकार का अम्ल है। ठीक है, डीएनए जो होता है वह एक प्रकार का अम्ल होता है। अब वह कौन सा अम्ल होता है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा जो हमारा डीएनए होता है वह एक प्रकार का अम्ल होता है। वह कौन सा अम्ल होता है, तो वह न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि कोशिका विभाजन से जीव में होता है। कोशिका विभाजन से जीव में क्या होता है, यह हमारा प्रश्न है। प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें कि कोशिका विभाजन से जीव में क्या होता है। इससे होता है प्रजनन एवं वृद्धि। प्रजनन एवं वृद्धि। ठीक है, कोशिका विभाजन से जीव में क्या होता है, तो प्रजनन एवं वृद्धि होती है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में कौन सा बदलाव होता है, जीवों में क्या होता है, तो वृद्धि एवं विकास होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, वृद्धि एवं विकास। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोशिका विभाजन से जीव में क्या होता है, इसका जवाब हमारा प्रजनन एवं वृद्धि, और समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में होता है वृद्धि एवं विकास। इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मानव शरीर में लगभग कोशिकाएं होती हैं। देखिए बहुत ही कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है और इजी सा भी क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं कि मानव में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वह लगभग कितनी होती है, तो 5000 अरब इसकी संख्या होती है। ठीक है, 5000 अरब। इसे आप ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में लगभग कोशिकाएं कितनी होती हैं, 5000 अरब। आप उसे कल्पना करिए कि कितनी ज्यादा कोशिकाएं मानव के अंदर होती हैं। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है गुणसूत्र की खोज किसने की थी। ठीक है, गुणसूत्र जो हमारा होता है उसकी खोज किसने की थी, तो वो है हमारे वाल्डेयर। ठीक है, वाल्डेयर। ठीक है, ये हमारा हो गया गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो वाल्डेयर ने की थी। इसे आप ध्यान रखिएगा कि और इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन, जीन जिसे आप पढ़े होंगे, जीन बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे, हाई स्कूल इंटर हर क्लासों में आपने पढ़ा होगा, वही जीन है यहाँ पे भी। तो जीन शब्द का, जो जीन शब्द सबसे पहले इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो वह है हमारे जोहानसन ने। इसे आप ध्यान रखिएगा, जोहानसन। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, जोहानसन ने किया था। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है। डीएनए और आरएनए, यहाँ पे हम दो चीजें बार बार सुन रहे हैं। तो डीएनए का कार्य क्या होता है, आरएनए का कार्य क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड हमारा यह प्रश्न है कि आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, वह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद डीएनए से आरएनए बनाने की विधि कहलाती है। ठीक है, पहले डीएनए होता है, उसके बाद वह आरएनए बनता है। ठीक है, तो एक विधि से दूसरी विधि में जब यह बनने का कार्य होता है तो उसे क्या कहते हैं, यही हमारा प्रश्न है। प्रश्न को आप फिर से समझिए कि डीएनए से आरएनए बनाने की विधि कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए में बनाने की विधि कहलाती है हमारी ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवाल, शैवाल जिसे आप जानते होंगे, तो अगर शैवालों का अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसका जवाब है हमारा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी।
लाजी, ठीक है। सहवालों को अध्ययन को क्या कहते हैं? हम फाइकोलॉजी कहते हैं। अब सबसे छोटा आवृत्ति बीजी पादप है, आवृत्ति बीजी पादप सबसे छोटा कौन सा आवृत्ति बीजी पादप है? उसका नाम है हमारा लेमना। इसे आप ध्यान रखिएगा, लेमना जो हमारा होता है वह सबसे छोटा आवृत्ति बीजी पादप कहलाता है, ठीक है। अब उससे से रिलेटेड यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पादप कौन सा है? ठीक है, जो सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पादप है उसका नाम है हमारा यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। सबसे छोटे आवृत्ति बीजी पादप की जब बात की जाएगी तो वह हमारा लेमना होगा, और सबसे बड़े आवृत्ति बीजी पादप की जब बात होगी तो वह यूकेलिप्टस का नाम यहाँ पे आएगा। इसके बाद हमारा सबसे छोटा पुष्प, यहाँ से आप जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पुष्प क्या है? यह है हमारा वुल्फिया, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? वुल्फिया होता है। और इसी के साथ ही साथ सबसे बड़ा पुष्प क्या होता है? तो यह है हमारा रिफ्लेसिया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एक दूसरे से मिलता जुलता क्वेश्चन है, सिर्फ छोटे बड़े की बात हो रही है कि सबसे छोटा पुष्प की जब बात होगी तो हमारा सबसे छोटा पुष्प है हमारा वुल्फिया, और सबसे बड़े पुष्प की जब बात होगी तो हमारा है रिफ्लेसिया, ठीक है। सबसे बड़ी पत्ती, ठीक है, सबसे बड़ी जो पत्ती होती है वह किस पादप की होती है या उसे क्या कहते हैं? तो वह है हमारा विक्टोरिया रीजिया, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? तो विक्टोरिया रीजिया की होती है। तो इस छोटे से वीडियो में हमने लगभग 25 टॉप 25 क्वेश्चंस आपको बताए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो को आप एक दो बार जरूर देखें ताकि इसमें बताए गए सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। इस पूरे वीडियो में अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो बेहिचक होकर आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें। तो उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।